नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग जो प्रीवियस ईयर के सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा डीपली जाएंगे उस क्वेश्चन में। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आसपास से कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगला सीरीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र यानी काकोरी रेल कांड, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र जो है उसको काकोरी रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। की घटना कब हुई थी, यानी काकोरी रेल कांड जो हुआ था उसकी घटना कब हुई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। उसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को। अब चलिए, काकोरी रेल कांड आया है तो हम लोग काकोरी रेल कांड के विषय में जानते हैं कि आखिर काकोरी रेल कांड हुआ क्या था। चलिए देखिए, काकोरी रेल कांड बात 1925 की है, ठीक है। क्या हुआ था कि 1925 तक हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, यानी भारत में क्रांतिकारियों का दौर चल रहा था, ठीक है। और अंग्रेज से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हम भारतीयों के पास तो कोई अत्याधुनिक हथियार या कोई भी हथियार नहीं था जिससे हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें, ठीक है। अब दिक्कत आया, जो क्रांतिकारी जो नौजवान युवक जो थे, जो क्रांतिकारी दल के नेता लोग, जो युवा नेता जो थे, उन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी गोला बारूद जो भी हथियार थे वो तो अंग्रेज के थे और अंग्रेज तो भारतीय को दे नहीं सकते थे, ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने एक मीटिंग किया कि क्यों ना कि जब अंग्रेज सरकार की, यानी कि गोला बारूद की जो गाड़ी जाती है उसको लूटकर उसमें से हथियार लूटते हैं और उसी हथियार के माध्यम से हम लोग भारत को आजाद करने का काम करेंगे, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी, यानी कि 8 डिब्बों की रेलगाड़ी थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहां से? सहारनपुर से लखनऊ, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। और वो 8 डिब्बों की जो ट्रेन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, यानी अंग्रेजी सरकार की थी। उसमें क्या था, उसमें पूरा गोला बारूद हथियार भरा हुआ था, ठीक है। तो क्रांतिकारी दल में जो प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने एक योजना बनाया कि क्यों ना हम जो ये सहारनपुर से लखनऊ रेल जा रही है इसको लूट कर, इसमें से गोला बारूद हथियार इसमें से लूटते हैं, जो हम भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने में मदद देगा, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, जिसमें इनके मुख्य सहयोगी कौन कौन से थे, ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में से इंपॉर्टेंट है, किसी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। एक तो थे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। एक थे राजेंद्र लाहिड़ी। एक थे रोशन सिंह। ये मुख्य सहयोगी थे, बाकी और भारतीय भी थे लेकिन ये मुख्य सहयोगी थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये मुख्य नेतृत्व करता, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में ये जो काकोरी रेल कांड की घटना को अंजाम दिया गया, ये इन्हीं के नेतृत्व में दिया जाना था। तो राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य नेतृत्व करता थे और इनके मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ठीक है। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया
कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी और सहारनपुर से लखनऊ जाने के क्रम में रेल को लूटने का प्रयास किया और उस रेल को लूट भी लिया। यानी कि उस रेल में से, यानी वो जो रेलगाड़ी थी उसमें से गोला बारूद, बंदूक जो थे, बंदूक गोली पूरा लूट लिए लोग। ठीक, अब क्या हुआ कि जब लूटपाट हो गया तो इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को। और इन चारों को दिसंबर 1927 में इन चारों को फांसी दे दिया गया। किस घटना में? काकोरी रेल कांड में मुख्य आरोपी होने के कारण इनको दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें नोट कीजिएगा कि जो काकोरी रेल कांड था इसमें एक और व्यक्ति थे, सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल जो थे इनको आजीवन कारावास की सजा मिली। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि काकोरी रेल कांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले भारतीय कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल। ठीक है, तो आप लोग काकोरी रेल कांड से रिलेटेड ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी इन चारों को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। अब सविनय अवज्ञा आया है तो चलिए सविनय अवज्ञा के विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए 12 मार्च 1930 की बात है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। साबरमती कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात, गुजरात। ठीक है, 12 मार्च 1930 की घटना है कि साबरमती आश्रम से दांडी जो कि गुजरात में ही स्थित है, दांडी के लिए गांधी जी दांडी मार्च का आयोजन करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी एक जगह है गुजरात में, दांडी के लिए दांडी मार्च, यानी कि दांडी मार्च का शुरुआत करते हैं। आखिर ये दांडी मार्च की शुरुआत करते क्यों है? तो क्या हुआ था कि 1930 की घटना है कि अंग्रेजों ने जो नमक था, भारतीय जो नमक बनाते थे उस पर रोक लगा दिया था। और दूसरा चीज कि नमक पर इतना कर लगा दिया गया था कि जैसे भारतीय जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको वो चीज खरीदने में बहुत परेशानी होती थी। तो मेन दिक्कत था कि नमक पे कर लगाने, यानी नमक पे जो कर लगा था उसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया। ठीक है, और दांडी मार्च की उन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, तो दांडी मार्च की शुरुआत होती है कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक, और कहां से शुरुआत होती है? साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, वहां से दांडी के लिए निकलते हैं। अब ये दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद। साबरमती आश्रम का आयोजन का निर्माण किसने करवाया था? तो गांधी जी ने ही करवाया था। ठीक है,
और दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च 1930 को। अब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, दांडी जो कि गुजरात में स्थित है। अब 6 अप्रैल को ही गांधी जी क्या करते हैं कि वहां पे मुट्ठी भर नमक उठाते हैं जहां पे नमक बन रहा था, और नमक कानून को वहां पे तोड़ते हैं। जो अंग्रेज ने नियम बना रखा था कि आपको नमक बनाने पे कर लगेगा और कर बढ़ा दिया गया था, तो उसको दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक उठाया और नमक उठा के वहां से बोला कि हम आपके जो नमक कानून है उसको तोड़ते हैं। तो नमक कानून को कब समाप्त कर दिया गया? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की समाप्ति होती है और 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा जाता है और 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को होती है। ठीक, और यहां से देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे दांडी मार्च तो स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो जाता है, यानी कि पहुंच जाते हैं। तो पूछा जाता है कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला, यानी दांडी मार्च कुल कितने दिनों तक चला? तो यहां से जोड़ लीजिए 18 दिन इसमें, 18 6 24 दिन, यानी कि टोटल 24 दिनों में उन्होंने दांडी पहुंच गया है, अहमदाबाद से दांडी पहुंच गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग, ये दोनों डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12 मार्च 1930 की शुरुआत, दांडी मार्च की शुरुआत होती है, 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं और नमक कानून तोड़ने के बाद फिर वहां से तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा बंगाल पे, यानी कि गवर्नर जनरल की बात। देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। भारत में अंग्रेजी सरकार का 3 प्रेसिडेंसी था। कौन कौन सा? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई, पहले मुंबई नहीं हुआ करता था, बम्बई हुआ करता था। ठीक है, मद्रास, बम्बई। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब 1773 और पहले क्या होता था कि जैसे बंगाल का गवर्नर अलग होता था, मद्रास का अलग होता था और बंबई का गवर्नर अलग होता था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर अलग, मद्रास का अलग और बंबई का गवर्नर अलग होता था। 1773 का एक एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके माध्यम से बोला जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर था वो अब गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कहा गया कि बंगाल का अब गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और
मद्रास और बंबई का जो गवर्नर है इसके अंडर में रहेगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहेगा उसके अंडर में बंबई और मद्रास का गवर्नर रहेगा। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल एक रहेगा, वो भी बंगाल का, और उसी के अंडर में रहेगा बंबई और मद्रास का गवर्नर। ठीक है, तो पहला जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, वो बना वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ना कि भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 में। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा जाता है कि नहीं, बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और उसी गवर्नर जनरल के अंडर में यानी उसी के अधीन रहेगा मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर। ठीक है, अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो 2-3 पॉइंट इसमें भी बात करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उस पर पहली बार लगाम लगाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार लगाम, पहली बार नियंत्रण लिख लीजिए या लगाम लिख लीजिए। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कंपनी पर पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया इसी के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में एससी लिख दे रहा, सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय लिख दे रहा, नहीं तो आप लोग दूसरा एससी एसटी समझ जाओगे। सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, यानी कंपनी के कर्मचारी, कंपनी में काम करने वाले, कौन सा कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको बोला गया कि आप किसी से ना ही उपहार लेंगे और ना ही किसी से रिश्वत लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कंपनी के कर्मचारियों को बोला गया कि आप ना ही किसी से उपहार लेंगे और ना ही किसी से रिश्वत लेंगे। अगर रिश्वत लेते में आप पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना उसका जो मुख्य न्यायाधीश यानी जो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, सीजेआई, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बना उस समय में यानी 1774 में वो बने एलिजा इम्पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, इसलिए हम नोट कर दे रहे हैं। एलिजा इम्पे जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे कब, 1774 में। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत किया। भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा का शुरुआत किया, यानी भारत में जो डाक सेवा की शुरुआत हुआ है किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में या किस गवर्नर जनरल के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अब लॉर्ड डलहौजी आया है तो थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के विषय में बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी
अब लॉर्ड डलहौजी के सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो कार्यकाल रहा 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, यानी कि जो ये गवर्नर बन के आया था, तो भारत में 1848 से 1856 तक रहा है। ठीक है। अब इसके नेतृत्व में कौन कौन से काम हुए? एक तो राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, इसी को कहते हैं क्या? राज्य हड़प नीति, व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत, राज्य हड़प नीति को ही व्यापकगत सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लेके आया था। ठीक है। भारत में लागू करने का श्रेय राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी को लागू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, जिसको व्यापकगत का भी सिद्धांत कहा जाता है। आखिर ये हड़प नीति क्या था? हड़प नीति का मतलब यह था कि वैसे जैसे भारत में बहुत ऐसे जगह बचे हुए थे जो कि अंग्रेज के गुलाम नहीं थे, अंग्रेज के अधीन में नहीं थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने दिमाग लगाया, और क्या दिमाग लगाया कि जो भी दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र का मतलब कि कोई भी राजा है, अगर उसका अपना पुत्र नहीं होता था तो वो क्या करता था कि दूसरे बच्चे को गोद ले लेता था, और राजा के मरने के बाद वो जो गोद लिया बच्चा रहता था वो राजा बनता था। तो इसने क्या, ये जो हड़प नीति लाया, इसमें बोला कि नहीं, अगर राजा का कोई संतान अगर नहीं है तो वो जो जिस बच्चा को वो गोद लेगा उसको राजा का साम्राज्य नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है और राजा किसी को गोद लेता है तो राजा का साम्राज्य उस बच्चे का नहीं होगा, वो ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। ठीक है। उस राज्य हड़प नीति में यही चीज था कि अगर जिस राजा का बच्चा नहीं है, अगर वो गोद लेता है तो राजा का साम्राज्य उस बच्चा का नहीं होगा, वो ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। ठीक है। अब इसके माध्यम से सबसे पहले इसने सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, तो सबसे पहले जो राज्य हड़प नीति का शिकार बना वो सतारा बना। सतारा जगह का नाम है। ठीक है। जैसे अवध पहले होता था ना, अवध, सतारा, ये सब जगह का नाम है। तो सतारा जो था ये सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के चंगुल में आया सतारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति के कारण सबसे पहले ब्रिटिश जो सरकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आने वाला कौन सा है? तो सतारा। और सबसे अंत में आया, देखिए इधर लिख लीजिए, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को, यानी कि जो दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, तो राज्य हड़प नीति के माध्यम से सतारा को सबसे पहले अपने चंगुल में लिया। ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर बात करें तो अवध। ठीक है। अवध यानी सबसे बाद में, यानी राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी लाया उसके माध्यम से सबसे पहला कौन फंसा? सबसे पहला सतारा को मिला लिया गया ब्रिटिश उपनिवेश में, यानी ब्रिटिश के अधीन कर लिया गया। और अवध पे कुशासन का आरोप लगाया गया। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्य हड़प नीति यानी व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से अवध को क्या कारण बता के मिला लिया गया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कारण कह के मिला लिया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुशासन, यानी कि बोला गया कि आपका जो शासन है, यानी कुशासन का आरोप लगाया गया अवध पे कि आपका शासन वगैरह अच्छा नहीं चल रहा है, आपको चलाने नहीं आ रहा है। ब्रिटिश ने दिमाग लगा के और अवध को भी मिला लिया था, तो कुशासन का आरोप लगाया था अवध पर। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटा रहे हैं, 2-4 पॉइंट इसमें और नोट करेंगे हम लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में लॉर्ड डलहौजी के समय काल में ही 1853 में भारत में पहली
भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, रेलगाड़ी चलाई गई 1853 की बात है। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने, यानी मुंबई से थाने, समझिए थाने को थाने कहा जाता है, मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। ठीक है, तो ये 1853 की घटना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल लाइन यानी कि पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम नीचे मिटा रहे हैं। चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? देखिए क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा हुआ है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, चलिए एक चीज पहले मैप में समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, भारत के मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत का सबसे अंतिम छोर कौन कौन सा है। ऐसे हमने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, मैप के माध्यम से देखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, आप लोग भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। देखिए, अगर भारत के मुख्य भूमि, यानी कि भारत, आप लोग को पता होगा कि भारत मुख्य भूमि इस तरह का है और एक हमारा आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, यानी कि जो अंडमान निकोबार आप लोग जानते हैं, तो पानी में, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो वो पानी में है। चलिए देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ बिंदु, या उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो देखिए भारत के मुख्य भूमि में आइएगा तो लगभग इतना भाग, यहां से ऊपर जो है मुख्य भूमि है, और नीचे आइएगा तो इधर पूरा पानी है। ठीक है, तो देखिए ये 3 में तो चेंजिंग नहीं होता है। ये जो देखिए, ये कौन सा भाग है? ये उत्तर, ये नॉर्थ कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, ये वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर सबसे उत्तरी बोला जाए तो सेम रहेगा मुख्य भूमि में भी, या अगर टोटल में भी पूछा जाए तो नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट चेंज नहीं होता है। साउथ वाला, यानी कि जो दक्षिण, अगर आपसे सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल, जो कि कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। चलिए, भारत का अगर पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाए तो किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहा जाए तो गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। और मुख्य भूमि, ध्यान से सुनिएगा, हमारे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु, तो मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ बिंदु केप केमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे तमिलनाडु। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो केप केमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर आपसे केवल पूछा जाए कि भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि, यानी कि जो मैप में दिख रहा है ये मुख्य भूमि है, यहां से ये और ये मुख्य भूमि है। ये हमारा जो है इंदिरा पॉइंट जो है ये पानी में है। हमारा अंडमान निकोबार भी हमारा आइलैंड है, हमारा, यानी कि भारत का वो द्वीप है, तो इसलिए वो हमारा हुआ, भारतीयों का हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या कि वो भी तो हमारा है, लेकिन अगर मुख्य भूमि जो देखा जाता है तो मुख्य भूमि में नक्शा ये आता है, जो नक्शा बना हुआ है
ये मुख्य भूमि का भाग है, तो इसलिए क्वेश्चन घुमा के यहां से पूछा जाता है। अगर मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो केप कैमोरिन। अब केवल पूछ दिया जाए कि भारत का दूरस्थ सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दूरस्थ सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। किसमें? ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कैप कैमोरिन, आपसे मुख्य भूमि ना पूछ के केवल पूछा जाए कि भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो आप टिक करेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये पॉइंट, ये बारीकी से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मुख्य भूमि पूछ देगा तो कैप कैमोरिन आपको टिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि नहीं पूछेगा, अगर मुख्य भूमि नहीं देगा, तब आपको इंदिरा पॉइंट को टिक करना है। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यानी कि इसमें मुख्य भूमि नहीं दिया है, तो मुख्य भूमि जब नहीं दिया रहेगा तो हम इंदिरा पॉइंट को टिक करेंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि अगर दिया हो तो कैप कैमोरिन, ठीक है। तो ये मैप के माध्यम से आप लोग याद रखेंगे, कैप कैमोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और किबुथु जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पांच नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह, ध्यान से देखिएगा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके बीच में चक्कर लगाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मानिए तो ये सूर्य हो गया, यानी कि सन, ठीक है। चलिए सूर्य से दूरी के क्रम में आप लोग को याद होना चाहिए, यानी कि पहला जो होता है, ये जो है बुध है, बुध, ये हो गया शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा हो गया शनि, यह हो गया अरुण सतवा, और आठवां हो गया वरुण, ठीक है। यानी सूर्य से सबसे नजदीक पूछा जाए तो आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि आखिर जो क्षुद्र ग्रह है वो किनके किनके बीच पाया जाता है? तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी कि ये चार को एक साथ कर दीजिए, इन 4 को एक साथ रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इन चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है।
यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। और इसी बीच में आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में एक बेल्ट मिलता है ऐसे। ठीक है, एक पतला सा बेल्ट रहता है जो ग्रह टूट के ही बना रहता है, जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो देखिए इधर कौन सा है, इधर मंगल है, इस साइड में मंगल और इस साइड में बृहस्पति है। तो यहीं पर क्षुद्र, ये जो है ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह अब हमको नहीं लग रहा कि आप लोग भूल पाइएगा कि किसके बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। और एक चीज याद रखिएगा कि देखिए सूर्य से नजदीक जो 4 आंतरिक ग्रह हैं ये ठोस रूप में होते हैं, यानी धरातल रूप में होते हैं। और ये जो बाहर के 4 होते हैं जो कि बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, बाहरी जो 4 हैं जिनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, ये मुख्यतः गैसीय गोला के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। छह नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 7 और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, देखिए हमारी पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, मान लीजिए गोला है, समझिए गोला है। अब देखिए ये हमारी विषुवत रेखा है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच काट दीजिएगा, जैसे कि एक नारंगी संतरा मानिए, संतरा जैसा हमारे पृथ्वी है, तो संतरा को बीच से काट दीजिए, बीच एकदम बीचों बीच काटिएगा, मानते ये लाइन काटती है, तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इंग्लिश में इक्वेटर, EQUATOR, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको, इसका और नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो खींचा गया, पृथ्वी के जो 2 भाग में बांट देता है जो लाइन बीचों बीच, उसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहिए, विषुवत रेखा कहिए। ठीक, देखिए अब इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोला का अर्ध, अर्ध माने आधा, गोलार्ध, गोला प्लस अर्ध, यानी जो गोला है उसका आधा, तो उत्तरी, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध। अब निचली भाग जो है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हम लोग जिस गोलार्ध में स्थित है, मतलब हम लोग का मतलब कि हम भारतीय, यानी भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बोला जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। तो एक कॉमन सेंस लगाइए, छोटा दिन कब होता है? ठंडी के दिन में, तो यानी कि जो दिन निकल के आएगा वो ठंडी का आएगा। एक कॉमन सेंस है कि उत्तरी गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं। अब बोल रहा है कि वर्ष का जो सबसे छोटा दिन है वो किस तारीख को होता है। तो एक तो कॉमन सेंस होगा कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हम लोग यहाँ जो छोटा दिन होता है कब होता है? ठंडी के मौसम में। अब ठंडी के मौसम में कब होता है? 22 दिसंबर, डेट याद रखेंगे। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। और एक कॉमन सेंस लगाइए, जब सबसे छोटा दिन हो रहा है तो इसी दिन तो सबसे बड़ा रात होता होगा। तो अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा रात कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर ना होगा।
यानी छोटा दिन हो रहा है तो रात बड़ा होगा भाई, 24 घंटा मेंटेन करना है ना उसको, तो छोटा दिन होगा तो बड़ा रात होगा। तो ध्यान, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा रात भी 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का बात चल रहा है। अब देखिए, अब इसी के उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन हो गया। अब सबसे बड़ा दिन का बात किया जाए तो 21 जून सबसे बड़ा दिन हो जाएगा हमारा कब, 21 जून को। अब यहां पे कॉमन सेंस लगाइए, यहां पे मैं लिख दे रहा, नहीं तो आप लोग सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर में लिख लीजिएगा, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। ये उत्तरी गोलार्ध का केवल बात चल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, तो सबसे बड़ा रात भी तो 22 दिसंबर को होता होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। अब देखिए 21 जून जो है, 21 जून में उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी गर्मी के दिन में सबसे बड़ा दिन मिलेगा हम लोग को। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को सबसे छोटा रात ना होता होगा, सबसे छोटा रात। अगर बड़ा दिन हो रहा है तो रात छोटा होगा। तो 21 जून को अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होता है, तो 21 जून को। अब इसी को उल्टा कर दीजिए। अब जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब आ जाइए दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन उनका होता है। ध्यान से सुनिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला पॉइंट, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है 21 जून को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सीरीज हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा हो आपको। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग का बस एक ही काम बचा है कि आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, ये कंटिन्यू हमारा सीरीज प्रीवियस ईयर का जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। यहां से एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कितने पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग भी, हम जितना मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग इससे ट्रिपल मेहनत 4 टाइम्स 5 टाइम्स समझिए कि हमसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमको तो जो पढ़ाना है हम पढ़ा दिए। आप लोग को और भी सब्जेक्ट रहता है तो आप लोग को सब चीज मेंटेन करना है ना। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम देना उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे और अपनी सफलता जल्दी ही सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।